हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम सॉल्यूशन एंड कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेईई मेन जनवरी 2024 अटेम्प्ट में आए हुए थे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और 2 ही पार्ट थे इसके। ओके, सो फर्स्ट और सेकंड में कंप्लीटेड है। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है गाइस, दूसरे चैप्टर्स के आपको भी अगर देखने हैं। ओके, सो फिलहाल में हम स्टार्ट करते हैं। मोलैलिटी ऑफ 0.8 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इज, डेंसिटी दी हुई है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको शॉर्ट में, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स समझना भी ज्यादा पसंद करते हैं कि कहते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। हालांकि इन चीजों के फॉर्मूले याद कर लो तो ज्यादा अच्छा होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखिए क्या है, फॉर्मूले से मैं अभी एंड में बता दूंगा आपको कि डेंसिटी दी हुई है। ओके, सो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको स्टेप वाइज समझिए। तो इससे अब डेंसिटी क्या है, यानी 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, सो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 ml, ये ध्यान रखना। ओके, सो अगर मुझे ये स्टेप 1 में ये कैलकुलेट करना है कि मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन का कैसे निकल जाऊंगा, मास इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी क्या दी हुई है, 1.06 ग्राम डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml हो गया। ओके, सो मल्टीप्लाई बाई 1 लीटर। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml। ओके, ml से ml कैंसिल, यानी 1060 ग्राम हो गया मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में? स्टेप 2 में अब आपको क्या निकालना है कि जो मोल्स हैं H2SO4 के, क्योंकि H2SO4 की मोलैरिटी दी हुई है 0.8। ओके, सो मोलैरिटी क्या करती है कि देखिए मोलैरिटी क्या है हमारी, बेसिकली कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो मैं कह सकता हूं कि जो 1 लीटर अगर मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं उसमें जितने नंबर ऑफ मेरे मोल्स हैं वो क्या होगी, मेरी मोलैरिटी। समझ में? ठीक है, मोलैरिटी क्या हो गई, 0.8। तो यानी 0.8 जो मोल्स हैं आर प्रेजेंट इन मेरा 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में? ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन और ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। समझ में? अब क्या निकालना है आपको, देखिए मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया आपने, नंबर ऑफ जो मोल्स हैं आपके वो H2SO4 के बेसिकली वो निकाल लिया आपने। ओके, अब तीसरे स्टेप में क्या निकालना है आपको, जो मास है H2SO4 का इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए घूम के फिर के हम वहीं पे आने वाले हैं। तो मास ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं तो मास अपॉन मोलिकुलर मास। सो ये WH2SO4 और MmH2SO4। सो मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर क्या है वो हमें 0.8 है, निकाल लिया तो मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। सो इससे क्या हो जाएगा, जो मास ऑफ H2SO4 आया, नंबर ऑफ मोल्स क्या था 0.8, मोलिकुलर मास H2SO4 क्या होता है 98। सो ये क्या हो गया 78.4 ग्राम्स। समझ में आया? अब निकाली, ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 में निकालना है आपको मास ऑफ वाटर जो कि आपका सॉल्वेंट है। देखिए आपको समझ में आया, आपने मास ऑफ H2SO4 यानी सोल्यूट निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, मोलैलिटी भी निकल जाएगी। ओके, अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट क्या है 78.4, करेक्ट, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, आपने क्या निकाला था, देखिए क्योंकि जो डेंसिटी दी हुई थी सॉल्यूशन की, तो ये हो गया 1060 ग्राम्स। समझ में आया? तो 1060, तो इससे जब आप सोल्व करते हो कितना आ गया 98.6 ग्राम। सो हो गया मास ऑफ वाटर आपका सॉल्वेंट का। अब जब ये सारा निकाल लिया आपने, इससे अब आप मोलैलिटी निकाल सकते हो। ओके, सो मोलैलिटी कैसे निकालोगे, मोलैलिटी होता क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, ये इनटू 1000। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या निकाला था आपने 78.4, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या निकाला था आपने 981.6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन मास ऑफ सोल्यूट क्या है, यानी H2SO4, मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4
तो 98 ओके और इंटू 1000, तो इसको कैलकुलेट करते हो आपको 0.81499 आ जाता है। 814.99 इंटू 10⁻³ या 815 इंटू 10⁻³ समझ में आया? ये आपका हो गया आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला देखोगे तो ये हो गया मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ये पूरा डिवाइड बाई हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके, सो फाइनल आंसर क्या हो गया गाइज आपका 815। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन व्हाट हैपेंस टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नैप्थलीन इज एडेड टू बेंजीन। नो गाइज देखिए, इसको समझने के लिए ये देखिए, जो बेंजीन एंड नैप्थलीन है बहुत ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, करेक्ट। सो क्या होता है कि जब आप बेंजीन में के सॉल्यूशन में ऐड करते हो ना आप नैप्थलीन, तो आप एक सॉल्यूशन बना देते हो। ओके, क्या बना देते हो? सॉल्यूशन। अब क्या होता है कि जैसे ही आप इस नैप्थलीन को बेंजीन में डालते हो तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाता है। अब वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ प्योर बेंजीन है, आपका जो प्योर बेंजीन है वो एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज्ड है। ओके, क्या होता है अभी तक जब मैं प्योर बेंजीन ले रहा हूं वो एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर अरेंजमेंट में है, और जब भी कोई हीट ट्रांसफर हो रही है तो एक प्रॉपर अरेंज्ड वे में हीट ट्रांसफर हो जाती है। ओके, चाहे सराउंडिंग से ले रही है, और सपोज जैसे हीट है, सराउंडिंग को अगर हीट दे रहा है वो, तो सॉलिडिफाई हो जाएगा बेसिकली, करेक्ट। इतना समझ में। अब क्या होता है कि जैसे ही आप इसमें नैप्थलीन ऐड कर देते हो तो जो ये ऑर्डरली स्ट्रक्चर होता है ना नैप्थलीन, इसको डिस्टर्ब कर देता है थोड़ा सा, मतलब जो अरेंज पैकिंग थी वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है। और अब इसकी वजह से क्या हो जाता है कि अब जो बेंजीन मॉलिक्यूल्स थे, जो पहले जो एनर्जी जो हीट ट्रांसफर कर रहे थे, करेक्ट, अब उसको ज्यादा लोअर टेम्परेचर में फ्रीज होना पड़ेगा। समझ में आपको? मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो रिक्वायर्स इवन लोअर टेम्परेचर फॉर द बेंजीन मॉलिक्यूल्स टू ओवरकम दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन जो बेंजीन और नैप्थलीन मॉलिक्यूल्स का होगा। समझ में? ज्यादा लोअर टेम्परेचर हो जाएगा, और इसी वजह से क्या होता है कि जब नैप्थलीन में आप बेंजीन ऐड कर देते हो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाती है। ठीक है गाइज। और वैसे भी गाइज आप एक चीज देखिए, हम ये क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जब ग्राफ पढ़ते हैं तो अभी तक आपका ये प्योर सोलवेंट स्टेट में, ठीक है, जब आप फ्रीजिंग पॉइंट में जा रहे हो, ठीक है, ये क्या है? प्योर सोलवेंट, प्योर बेंजीन। जैसे ही आप इसमें कोई सोल्यूट ऐड कर देते हो तो इसका ऑब्वियसली क्या हो जाता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोलवेंट प्लस सोल्यूट यानी सॉल्यूशन का, वो डिक्रीज होता जाता है, और कुछ स्टेटमेंट में और डालोगे तो और डिक्रीज हो जाएगा। कभी भी जब आप सोलवेंट में डालते हो कोई सॉल्यूशन डाल के, तो इंक्रीज नहीं करता, वो हमेशा उसका डिक्रीज ही करता है। समझ में? ये सारे के सारे रीजन, तो दैट इज वाई जो आपका करेक्ट आंसर है इज 4, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.35 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। ओके, सो ये बेसिकली आपको दे दिया गया है सोल्यूट। सो मोलैरिटी देखिए क्या होता है, मोलैरिटी गिवन है ना, तो मोलैरिटी से स्टार्ट करो आप। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम या इन लीटर्स। और मोलैरिटी क्या है? 0.35 आपको दी हुई है। ओके, मोल्स अभी रुको, मोल्स अभी देखता हूँ। और मोल्स क्या हो गया, और किस में प्रिपेयर है? 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का है 250 इंटू 1000 हो गया, और ये हो गया 4। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है एंड या मोल्स हो गए वो कितना हो गए? 0.35 डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब मास पूछा है, ये क्या है? सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। तो मास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? 0.35 इंटू 4। मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट क्या दिया हुआ है? 82.02। करेक्ट, सोल्व करो, 7.176 ग्राम आंसर, या नियर वाला बोलना है तो 7 ग्राम आंसर हो गया। करेक्ट,
समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सब्सटेंस A dissolved in a solution of a mixture of B and C with their respective number of moles Na and B and C, mole fraction of C in the solution is। अब देखिए ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है गाइस, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पूछ लिया। सिंपल क्या है, ए को आपने डिसोल्व किया किसी सॉल्यूशन में जिसमें बी और सी है। अब देखिए क्या कहा इन्होंने, अब जो फाइनल सॉल्यूशन बना होगा वो ए प्लस बी और प्लस सी से बना होगा। फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन आप क्या बोलते हो, जैसे सपोज ये आपकी एक सर्किल मान लो, पिज्जा मान लो, आपने एक सेक्टर काट दिया, ओके, एक ये काट दिया, एक ये काट दिया, एक ये काट दिया, कितने सेक्टर बन गए, 1 2 3 4 5। तो टोटल अगर मैं कहता हूं तो 5 स्लाइसिस हो गए। तो जो ये ए प्लस बी ए सी है यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये कह के चलो आप 5 स्लाइसिस हो गए। अब जब मैं ये कहता हूं कि मेरा जो शेडेड पोर्शन है वो तो मेरा एक बंदा खाएगा, ओके, येलो में, और जो ये वाला ग्रीन रेड में है वो खाएगा मेरा बंदा बी, और जो ग्रीन में हो गए वो बंदा खाएगा सी सपोज। तो मैं क्या कहता हूं कि फ्रैक्शन क्या है कि जितना ए कितना खा रहा है, एक आउट ऑफ कितना 5, समझ में? तो सिमिलरली एन ए सपोज मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल मोल्स मैंने कह दिए कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए के कितने हैं, एन ए यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये क्या हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, करेक्ट। आपको सी का निकालना था तो एनसी हो जाएगा। सो जो आपका फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इज। सो बेसिकली डिप्रेशन एक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए सिंपल से एक फंडा है कि जब भी आप किसी प्योर सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल आप ये है ग्राफ बनता है प्योर सॉल्वेंट का, ओके, टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। अब क्या होता है कि जैसे इसमें आप सॉल्यूशन बना देते हो, सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल देते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली कुछ और सॉल्यूट डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगेन डिक्रीज हो जाता है, करेक्ट। ये ग्राफ पता है आपको, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सॉल्वेंट है, उसका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, करेक्ट ना। जब इस सॉल्वेंट में इसका सॉल्वेंट में आपस में प्रॉपर एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है और ये फ्रीज हो जाता है। अब क्या होता है, ऑन द एडिशन ऑफ सम अदर सोल्यूट फॉर एग्जांपल, उससे क्या हो जाता है, वो इसमें ऑब्वियसली जो इसका सॉल्वेंट का ऑर्डर अरेंजमेंट होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। अब क्या होता है, जो पहले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे, अब इनके एडिशन की वजह से इनमें भी थोड़ा सा इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सॉल्वेंट रिक्वायर्स इवन मोर लोअर टेम्परेचर टू गेट फ्रीज, समझ में? अब इसमें क्या होता है कि जो आपके कोई जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर वे कंपाउंड्स जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं, वे ज्यादा लोअर मोर लोअर डिप्रेशन होता है, आई मीन मोर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है इन कंपैरिजन टू जो कि डिसोल्व नहीं होते या नॉन वॉलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड्स होते हैं, जैसे वे उनके कंपैरिजन में जो आयनिक कंपाउंड या डिसोल्व जो हो जाते हैं या वॉलेटाइल जो मतलब जो थोड़े से पानी में डालोगे तो आप आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं, उसके केस में ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगर आप इस पॉइंट को समझ में आ गया तो अब आपको आगे देखिए इजी हो गया, आप समझना सारा। अगर आप पहला देखोगे एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर, देखिए जब एसिटिक एसिड ऑब्वियसली एक वीक एसिड है, एक ओके, लेकिन फिर भी जब आप CH3COOH को वाटर में डालते हो तो ऑब्वियसली भले ही कम लेकिन थोड़ा तो डिसोसिएट होता ही है, यानी जब आप इसको डिसोल्व कर रहे हो वाटर में तो इट गेट्स डिसोल्व्ड, मे बी नॉट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कि अगर मैं NaCl डालता या HCl डालता मे बी उसके कंपैरिजन में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिसोसिएट हो रहा है, समझना। अब जब देखते हो एसिटिक एसिड इन बेंजीन तो नॉट डिसॉल्व्ड, ये क्या होता है, दोनों के ही दोनों जो एसिटिक एसिड है बेंजीन में क्या होता है, इट डिसोसिएट नहीं होता एंड रिमेन एज अ सिंगल मॉलिक्यूल, यानी जब एसिटिक एसिड को आप बेंजीन में डालते हो एक रिमेन एज अ सिंगल मॉलिक्यूल और एक वन पार्टिकल ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे ये भी कर रहा था और ये भी 2 पार्टिकल्स में आ गए,
लेकिन इस केस में 1। जब बेंजोइक एसिड आप डिसोल्व करते हो बेंजीन में, ये भी सेम रीजन है कि डिसोसिएट या डिसोल्व नहीं होगा और रिमेन एज अ सिंगल पार्टिकल पर मॉलिक्यूल। समझ में? सिमिलरली जब आप ग्लूकोज की बात करते हो, इवन इन वाटर, ग्लूकोज भी विल नॉट डिसोसिएट एंड विल रिमेन एज अ वन पार्टिकल पर मॉलिक्यूल। समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल ये आपकी फ्रीजिंग पॉइंट की, इनका जो बिहेवियर है वो बेसिकली सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है एंड ना कि आइडेंटिटी पे। ओके, आइडेंटिटी की वेदर इट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उस पे ज्यादा कम रहेगा, वेदर इट इज गेटिंग मतलब कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ये दे रहा है उस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इस सब में देखोगे, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट ही ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है और सब में सिर्फ और सिर्फ 1 पार्टिकल दे रहा है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, जो करेक्ट आंसर हो गया, वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। देखिए गाइज, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के हैं या जनरली पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से देखना, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन कब शो करता है? पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, पॉजिटिव डेविएशन तब शो करता है जब फॉर एग्जांपल आपका सपोज आपका सॉल्यूशन जो बना वो ए और बी को मिला के बना है, ठीक है? तो इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी है ना, ये समझो, वो जब मिला दिया तो ए और बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो कम है देन ए के या बी के बीच का, तब पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और अगर नेगेटिव डेविएशन दिखवाना हो तो वो कब होगा? जब ए और बी का इंटरेक्शन ज्यादा होता है ए के या बी के इंडिविजुअल इंटरेक्शन से। समझ में? सो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपका जो मॉलिक्यूल नया मॉलिक्यूल बन रहा है ए बी, उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रोंगर बन रही है, ज्यादा अच्छी बन रही है, तो वो नेगेटिव करेगा, अदरवाइज पॉजिटिव। ठीक है, अब पहला अगर एग्जाम्पल देखते हो, पहला एग्जाम्पल है ये हो गया आपका एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और एनिलिन का, करेक्ट। अब एक बात ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छी बात है। जो पहली बात तो इसमें तो कोई आपका अगर इंडिविजुअल एसीटोन में कहूं तो सिर्फ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है, करेक्ट, ये डाइपोल बन रहा है। और इसमें NH2 है तो ऑब्वियसली थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, NH2 एनिलिन एलिन के बीच में क्योंकि H है। लेकिन जब आप इनको मिक्स करते हो ना, तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस O के लोन पेयर की और इस H के बीच में बनती है, वो ज्यादा स्ट्रोंगर H बॉन्ड बनता है देन NH2 के बीच का, समझे? सो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एसीटोन एंड एनिलिन, तो क्या होता है भाई, मिलाया तो AB का इंटरेक्शन ज्यादा हो गया ना, तो क्या होता है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। सिमिलरली अगर आप इसको देखते हो क्लोरोफॉर्म और बेंजीन के बीच में, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, डिफरेंट एग्जाम्पल है। देखिए क्लोरोफॉर्म और बेंजीन के बीच में क्या होता है कि जब आप दोनों के दोनों मिक्स कर देते हो ना, जैसे मैं आपको बेंजीन बनाता हूँ, ओके, सब जो दोनों को मिक्स कर देते हो तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑफ बेंजीन और बिटवीन H जो ये है, इसके बीच में जो ये बॉन्ड बनता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बनता है। ये ध्यान रखना, अच्छा एग्जाम्पल, ओके। सो जो क्लोरोफॉर्म के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाइड है बेंजीन रिंग का, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और जो एस्केपिंग टेंडेंसी है ऑफ आइदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स वो खत्म हो जाती है और इस वजह से ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है। सेम अगर आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच की बात करते हो तो मैंने जैसे बताया था, एसीटोन में तो खाली डाइपोल है और CHCl3 में भी ऐसा ही है। लेकिन अब जैसे ही इनको मिक्स करते हो तो जो ये O और इसका H है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और ये इस वजह से ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब लास्ट है बट नॉट द लीस्ट कि जो ये एसीटोन एंड CH2 का, अब क्या होता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन CH2 यानी ये और ये आपका COO हो गया, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन, वो वीकर होता है, स्पेशली जो एसीटोन के बीच का होता है। एसीटोन में डाइपोल है, करेक्ट,
ये वाला हो जाएगा नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। तो जो एसीटोन के बीच का है या इसके बीच में इंडिविजुअल इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इनके कंपैरिजन के बीच का। ओके सो इस वजह से क्या होता है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। बस ये गाइस, ये थोड़े से तो आपको समझने पड़ेंगे, एग्जाम में कभी आ जाएंगे ना तो आपको प्रैक्टिस के बिना आप इनको थोड़ा सा गलती करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेट मी टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके सो आप आई होप आपको समझ में आएगा। जो करेक्ट आंसर इज 4। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।